नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं साविता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपसे जुड़ी उन तमाम सूचनाओं, हलचलों और खबरों के साथ जो आपके लिए फायदेमंद है। बात कृषि की हो, आपके गांव की हो, सरकार की या फिर आपके सेहत से जुड़ी हुई, हम हर मुद्दे से जुड़ी हुई जानकारी आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाएंगे। तो फिर देर किस बात की है, आइए करते हैं शुरुआत। आज हम बात करेंगे चावल निर्यात में आई गिरावट की, जानेंगे पंजाब के डेयरी उत्पाद के बारे में, बताएंगे उत्तर बंगाल में बढ़ते डेंगू और मलेरिया के प्रकोप को, समझेंगे बंद गोभी की हाइब्रिड वैरायटी कैसे तैयार की जाती है और साथ ही बताएंगे तेज रफ्तार से चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में। भारत से चावल के निर्यात में 22.38% की गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट के साथ कुल निर्यात 8.26 लाख टन दर्ज की गई है, जबकि जून में इसका निर्यात 10.63 लाख टन दर्ज किया गया था। जुलाई महीने में हुए चावल के निर्यात में जहां बासमती चावल की हिस्सेदारी 36.43% रही, वहीं गैर बासमती चावल की इस दौरान निर्यात में हिस्सेदारी 63.56% रही है। जुलाई में जहां 3 लाख टन बासमती चावल का निर्यात हुआ, वहीं 5.25 लाख टन गैर बासमती चावल का निर्यात हुआ है। चालू वित्त वर्ष 2016-17 अप्रैल से मई के दौरान देश भर से केवल 7.49 लाख टन बासमती चावल का ही निर्यात हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 7.80 लाख टन चावल का निर्यात हुआ था। उत्तर बंगाल के चाय बागानों और श्रमिकों की समस्या दूर करने के लिए उत्तर बंगाल की सरकार ने निदेशालय को 100 करोड़ रुपए दिए हैं। उत्तर बंगाल के चाय बागानों और श्रमिकों की बदहाली सुधारने के लिए राज्य की सरकार ने 100 करोड़ रुपए निदेशालय को दिए हैं। चाय बागानों और श्रमिकों के चहुमुखी विकास के लिए 22 विशेषज्ञों व अधिकारियों की एक विशेष टीम बनाई गई है। इस टीम को बंद चाय बागानों और श्रमिकों की वर्तमान अवस्था पर विस्तृत रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया गया है। निदेशालय की 29 अगस्त को होने वाली मीटिंग में ये टीम रिपोर्ट पेश करेगी। इसके आधार पर बागानों और श्रमिकों की बदहाली सुधारने व उनके विकास के लिए काम किया जाएगा। पंजाब पूरे देश में अच्छे फसल उत्पाद के साथ साथ डेयरी उत्पाद में भी बेहतर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब जल्द ही राज्य के डेयरी उत्पाद बंद होने के कगार पर आ गए हैं। राज्य के डेयरी कारोबारियों के मुताबिक डेयरी उत्पाद में 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पंजाब के डेयरी उत्पाद कारोबारियों का कहना है कि गौ रक्षा दल के कारण उनका व्यापार बंद होने के कगार पर आ गया है। गौ रक्षा दल के उठाए गए कदमों के कारण राज्य के डेयरी व्यापार में 25,000 करोड़ का घाटा हुआ है। डेयरी व्यापारियों का कहना है कि पहले उनके जो पशु 1 लाख में बिकते थे, वही अब वो 15,000 की कीमत पर बिक रहे हैं, क्योंकि अब उनके पशुओं के लिए खरीदार नहीं मिल रहे हैं, और अगर खरीदार मिलते भी हैं तो पशुओं को ले जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है, क्योंकि गौ रक्षा दल के लोग उन वाहनों में आग लगा देते हैं। इसकी शिकायत उन्होंने राज्य प्रशासन से कई बार की है, लेकिन वो भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। वहीं पंजाब गौ सेवा समिति का दावा है इन कारोबारियों की शिकायतें गलत हैं। दक्षिण बंगाल के साथ साथ डेंगू का खतरा अब उत्तर बंगाल में भी बढ़ गया है। सिलीगुड़ी नगर निगम के अधीन विभिन्न वार्डों में नगर निगम की ओर से ब्लीचिंग पाउडर तथा मच्छर नाशक तेल का छिड़काव हो रहा है। दक्षिण बंगाल के बाद डेंगू का खतरा उत्तर बंगाल में भी बढ़ गया है। सिलीगुड़ी नगर निगम के अधीन विभिन्न वार्डों में नगर निगम की ओर से ब्लीचिंग पाउडर तथा मच्छर नाशक तेल का छिड़काव हो रहा है। आम लोग भी अपने अपने तरीके से अपने अपने घरों तथा आसपास के इलाकों की साफ सफाई कर रहे हैं। डेंगू व मलेरिया से पीड़ित रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच उत्तर बंगाल के अन्य जिलों में डेंगू तथा मलेरिया सहित अन्य बुखार की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जल्द ही किसानों को अब मोबाइल के जरिए बासमती धान की खेती की पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए एक खास तरह का मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इससे किसानों को धान की फसल में प्रयोग किए जाने वाले रसायन की मात्रा और इसके प्रयोग करने की विधि की जानकारी भी दी जाएगी। अब जल्द ही किसान मोबाइल ऐप से बासमती उगाने के तरीके जान सकेंगे। एपिडा और बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मिलकर इस मोबाइल ऐप को किसानों के लिए तैयार कर रहा है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस ऐप के तैयार होने के बाद किसानों को समय समय पर बासमती धान की खेती की उन्नत तरीकों की जानकारी दी जाएगी।
ऐप के माध्यम से सूचना मिलने पर वो समय से फसल में खाद तथा पानी लगा सकेंगे। यही नहीं, किसानों को पता चल जाएगा कि उन्हें कौन सा कीटनाशक और अन्य रसायन इस्तेमाल करने हैं। यूपी, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों के साथ में मिलकर इस ऐप को तैयार किया जा रहा है। इस ऐप को अन्य देशों में भी प्रयोग किया जाएगा। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ राइस इंपोर्ट्स से किसानों को बताया जाएगा कि कितना रसायन डालना है। इसकी पूरी जानकारी BEDF के पास रहेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान अब दूध उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। जल्द ही दूध उत्पादन को सरकार बढ़ावा देगी। इसके लिए सरकार मार्च 2017 तक पूरे राज्य में आवासीय दुधारू पशुपालक उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास मंत्री राममूर्ति वर्मा ने कहा है, कामधेनु योजना से लाभान्वित 4300 दूध उत्पादक किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मार्च 2017 तक पूरे प्रदेश में आवासीय दुधारू पशुपालक उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश का संपूर्ण विकास तभी होगा जब यहाँ का किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए कृषकों में उद्यमी संस्कृति विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगार स्थापना की ओर उन्मुख किया जा सकता है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बंद गोभी की हाइब्रिड वैरायटी के बारे में। 3 साल रिसर्च के बाद नौणी विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान विभाग ने चाइनीज गोभी के नाम से प्रचलित किस्म से सोलन बंद सरसों के नाम से बंद गोभी की हाइब्रिड वैरायटी तैयार की है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। जैविक उत्पादों को बेचने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने 2 स्टोरों का उद्घाटन किया है। जैविक खेती के विभिन्न उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जाएगा। भारत सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन परियोजना का शुभारंभ जनवरी 2016 में किया था। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर पूर्व के सभी 8 राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन राज्यों की 50,000 हेक्टेयर भूमि को अलग तरीके से अगले 3 वर्षों में जैविक खेती में बदल दिया जाएगा। साथ ही कृषि मंत्रालय ने एक अन्य परियोजना परंपरागत कृषि विकास योजना को भी पूरे भारतवर्ष में 2015 से क्रियान्वित किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने जानकारी दी कि जैविक खेती के विभिन्न उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जाएगा। इसी क्रम में 2 स्टॉक के माध्यम से विभिन्न जैविक उत्पादों को बेचे जाने की शुरुआत की गई है। इन उत्पादों में उत्तर पूर्वी जैविक उत्पादों के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों के जैविक उत्पादों की बिक्री भी की जाएगी। इस कार्य को करने के लिए सिम्फेड, गंगटोक, सिक्किम सरकार को अधिकृत किया जाएगा। यदि ये कार्य सफल रहा तो अगली योजना में इस प्रकार के स्टोर दिल्ली के अन्य परिसरों में भी खोल दिए जाएंगे। 3 साल रिसर्च के बाद नौणी विश्वविद्यालय वनस्पति विज्ञान विभाग ने चाइनीज गोभी के नाम से प्रचलित किस्म से सोलन बंद सरसों के नाम से बंद गोभी की हाइब्रिड वैरायटी तैयार की है। शिमला, किन्नौर, सोलन और चाइनीज गोभी के उत्पादन का सफल ट्रायल चल रहा है। सोलन बंद सरसों और गोभी को उगाने के लिए बड़े खेतों की जरूरत भी नहीं है। इसे किचन गार्डन, गमलों और पॉली हाउस में उगाया जा सकता है। सितंबर महीने में इसके बीज नौणी विधि में मिलना शुरू हो जाएंगे। इसका बीज अन्य बंद गोभी के मुकाबले 2 के बजाय 6 माह में तैयार हो जाएगा। इस बंद गोभी का 1 कप शरीर में 91.6% विटामिन की रोजाना मात्रा को पूरा करता है। इस ब्रीड की खास बात यह है कि इसमें जूस बाजार में मिलने वाली गोभी के मुकाबले अधिक होता है, जो शरीर की पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। इसके पोषक तत्व हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं। यातायात नियमों को तोड़ने वाले वाहनों पर निगरानी रखने, उनकी पहचान करने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार ड्रोन के इस्तेमाल पर विचार कर रही है। शुरुआत में ड्रोन को प्रायोगिक तौर पर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लगाया जाएगा। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कैमरे लगे ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहती है। गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने कहा है कि हमारी योजना पहले ड्रोन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लगाने की है।
हालांकि ड्रोन के इस्तेमाल पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। MSRDC इस मामले में 15 दिन में सुझाव देगी। शुरुआत में निजी कंपनियों से 4-5 ड्रोन किराए पर लिए जाएंगे। इसका परिणाम देखने के बाद गृह विभाग ड्रोन के इस्तेमाल पर विचार करेगा। कपास सोयाबीन की खेती करने वाले किसान अपने खेत में येलो कार्ड लगा दें तो सफेद मक्खी से छुटकारा पाया जा सकता है। ये रिसर्च जालंधर के गांव बादशाहपुर में स्थापित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के केंद्रीय आलू खोज सेंटर के वैज्ञानिकों ने की है। ये खेतों में लगी कपास और सोयाबीन की फसल को सफेद मक्खी से बचाता है। वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष रावत का कहना है कि सफेद मक्खी खेत को बर्बाद कर देती है। इसका असर सोयाबीन समेत अन्य फसलों पर भी पड़ता है। जालंधर के केंद्रीय आलू खोज सेंटर की ओर से तैयार किया गया येलो कार्ड किसान बड़ी आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं, जो महज 10 से 15 रुपए तक पड़ेगा। येलो कार्ड बनाने के लिए सफेद रंग की फाइबर शीट लेनी पड़ेगी। इस शीट से करीब 10 येलो कार्ड बनाए जा सकते हैं। बिहार के पटना जिले के गेंदे के फूल की खुशबू जल्द ही पूरे देश में बिखरने वाली है। इसके लिए किसानों को कुल लागत पर सरकार द्वारा 50% सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। राजधानी में गेंदा फूल की काफी मांग है, लेकिन यहाँ पर मांग से काफी कम गेंदा का उत्पादन होता है। सिर्फ जोड़े में ही इसकी खेती की जाती है। इससे इसकी मांग की सिर्फ 10% ही पूर्ति हो पाती है। राजधानी में रोजाना 15 से 20 लाख का गेंदा फूल कोलकाता से मंगाया जाता है। पटना जिले के डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने किसान सलाहकारों को निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को गेंदा की खेती के लिए प्रोत्साहित करें। कुल लागत पर सरकार द्वारा किसानों को 50% सब्सिडी देने का भी प्रावधान है। सभी किसानों को बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए कैंप लगाने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही खेती की सुविधा के लिए किसानों के खेतों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। मध्य प्रदेश के किसान मक्का और गेहूं को छोड़कर यहां के लोग सब्जी की खेती कर रहे हैं। जैविक पद्धति से यहां के किसान 60,000 रुपए प्रति बीघा कमा रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले के घुलेट गांव के लोगों का रुझान अब सब्जी की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ के किसान सोयाबीन, मक्का और गेहूं की खेती को छोड़कर सब्जी की खेती करने में जुट गए हैं। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, वे दूसरों की जमीनों पर कमीशन एजेंडे की सहायता से मजदूरी के लिए यहाँ आते हैं। जिन किसानों के पास जमीनें हैं, वे गोभी, टमाटर, गेंदा फूल, प्याज और लहसुन की खेती कर रहे हैं। यहाँ रोजाना आसपास के गांवों सहित 200 से 300 मजदूर आते हैं। ड्रिप पद्धति से किसान फसलों की सिंचाई कर रहे हैं। साथ ही समय समय पर माइक्रो न्यूट्रिएंट देकर फसलों को सुरक्षित रखा जा रहा है। यहाँ के किसानों ने करेले और गोभी की मिश्रित खेती की है। इन्होंने 8-8 फीट की चौड़ाई पर बांस की सहायता से करेले की लाइन बनाई है और इसके बीच गोभी लगाई है। जैविक खेती के माध्यम से 90,000 रुपए के करेले और 1,30,000 रुपए की गोभी हुई है। पहली बार ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF ने कृषि मंत्रालय की देश में स्थित कृषि की रणनीतियों और तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव हासिल करने के विषय में संबंधित परियोजना की शुरुआत कर दी है। सरकार को स्थिर कृषि परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए $3.7 करोड़ का अनुदान मिला है। पहली बार ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF ने कृषि मंत्रालय की देश में स्थिर कृषि की रणनीतियों और तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव हासिल करने के विषय से संबंधित परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये परियोजना कई हिस्सों में 5 राज्यों उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और मिजोरम में क्रियान्वित की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे तेज रफ्तार से चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। बेहतर मानसून और बाजार मूल्य में वृद्धि के कारण चालू खरीफ सत्र में दलहनों की बुआई 33% बढ़कर 130.17 लाख हेक्टेयर हो गई है।
पिछले सत्र की समान अवधि में दलहनों की बुआई 97.70 लाख हेक्टेयर में की गई थी। इस बार बुआई के बढ़े हुए रकबे के कारण उत्पादन अधिक होने और नई फसलों के बाजार में आने के बाद कीमत कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 12 अगस्त 2016 को सभी खरीफ फसलों की बुआई का कुल रकबा 954.18 लाख हेक्टेयर है, जो रकबा पूर्व वर्ष की समान अवधि में 895.91 लाख हेक्टेयर था। सरकार को दलहन का उत्पादन फसल वर्ष जुलाई से जून 2016 और 17 में बढ़कर 2 करोड़ टन हो जाने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष 1,64.7 लाख टन हुआ था। डीजल इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियों की जगह भारतीय रेलवे जल्द ही तेज रफ्तार से चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेनों को पटरियों पर उतारने जा रही है। इसके लिए रेलवे ने पहल शुरू कर दी है। रेलवे ने छोटे रूटों पर डीजल इंजनों की जगह इलेक्ट्रिक MEMU ट्रेन उतारनी शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य ट्रेनों की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना और डीजल से फैल रहे प्रदूषण को कम करना है। इलेक्ट्रिक इंजन का इस्तेमाल करने से ईंधन पर होने वाले खर्च पर कटौती होगी, क्योंकि बिजली सस्ती पड़ती है। इस मिशन के तहत अगले 5 साल में माल गाड़ियों की औसत रफ्तार को दोगुना करना है और नॉन सबअर्बन ट्रेनों की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा करना है। फिलहाल नॉन सबअर्बन ट्रेनों की औसत रफ्तार 46.3 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि माल गाड़ियों की रफ्तार 24.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों के जन्म के बाद मां को मिलने वाली छुट्टी को 3 माह से बढ़ाकर 6 माह करने का फैसला किया है। हालांकि 26 सप्ताह का ये अवकाश पहले 2 बच्चों के जन्म पर ही दिया जाएगा। तीसरे या इससे अधिक बच्चे होने पर छुट्टी की अवधि 12 हफ्ते ही होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों के जन्म के बाद मां को मिलने वाली छुट्टी को 3 माह से बढ़ाकर 6 माह करने का फैसला किया है। नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने उन औरतों को भी 3 माह का अवकाश देने का फैसला किया है जो बच्चे गोद ले रही हैं। महिला कर्मचारी को इस दौरान नौकरी से मिलने वाली सारी सुविधाएं जारी रहेंगी। ये नियम उन सभी संस्थाओं पर लागू होंगे जिनमें 10 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। मातृत्व अवकाश बिल में ये संशोधन होने से लगभग 18 लाख कामकाजी महिलाओं को लाभ मिलेगा। राजधानी दिल्ली में राजपथ पर रंगारंग कार्यक्रम के साथ स्वतंत्रता दिवस का आगाज किया गया। इस कार्यक्रम की खास बात ये थी कि यह हफ्ते भर चलने वाला जश्न था, जो कि 18 अगस्त तक मनाया गया। पूरे हिंदुस्तान में रंगारंग समारोह के साथ स्वतंत्रता दिवस का आगाज किया गया और इस बार हफ्ते भर चलने वाले स्वतंत्रता दिवस 18 अगस्त तक मनाया जाएगा। इस बार राजधानी दिल्ली में भारत पर्व का आगाज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया और इस मौके पर सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू और पर्यटन राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने भी हिस्सा लिया। स्वतंत्रता दिवस के लिए 17 राज्यों ने अपने राज्य की कला और संस्कृति की पेशकश की और इसके साथ ही पवेलियन भी सजाया गया। यहाँ कई तरीके के हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ कपड़े भी बेचे जा रहे हैं। अलग अलग राज्यों के खान पान की दुकानें भी लगाई गई हैं, लेकिन दिल्ली की कोई भी दुकान स्वतंत्रता दिवस पर नहीं लगाई गई। राजधानी दिल्ली में राजपथ पर रंगारंग कार्यक्रम के साथ भारत पर्व का शानदार आगाज किया गया। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक कृषि से जुड़ी तमाम हलचलों के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।